बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 की क्विक रिवीजन एंड रिव्यू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को लेके। आपके पास एफएससी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये जो आपके पास चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करके स्मार्ट वर्क के साथ आप बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इस मुख्तसर टाइम में मैं आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, तो आपने मेरी बातें बहुत ध्यान और तवज्जो से सुननी है और कोशिश करनी है कि आप इन चीजों को नोट करें। तो बगैर किसी ताखीर के हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखें, सबसे पहले हमने ये देखना है कि करंट, तो करंट आपके पास जो है वो होता है दो तरह से। एक होता है आपके पास अल्टरनेटिंग, इसको हम एसी बोलते हैं, और एक होता है डीसी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट या यूनिडायरेक्शनल। इनमें फर्क क्या है? एसी करंट एक ऐसा करंट है जो अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि डीसी में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, ये करंट अपने आप को तब्दील नहीं करता, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है एक ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी कीप ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां से इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यू जो है वो ये है कि आपके पास जो एसी क्वांटिटीज हैं, मतलब एसी करंट या जो एसी वोल्टेज है, ये दोनों ही एसी क्वांटिटीज आर द फंक्शन ऑफ, ये एमसीक्यू आता है फंक्शन ऑफ, तो आपने कहना है जी ये फंक्शन है टाइम का, क्योंकि ये क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती हैं। किस तरह से होंगी वो मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज कि विच इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सोर्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 12 दफा आया हुआ है। बच्चे यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे निशान लगाते हैं, तो ये गलत है। ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप अप या स्टेप डाउन करना अल्टरनेटिंग को। तो जो मेन सोर्स है, मेजर सोर्स है, वो है आपके पास जनरेटर। तो एसी वोल्टेज, एसी करंट फिर कहां से आया, हम कहेंगे इसका जवाब होगा एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर नहीं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर के स्टार्ट में देखें, वी हैव रीड इन द लास्ट चैप्टर दैट आपके पास जो एसी जनरेटर है ये प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। आजकल नाउअडेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर्स यूजिंग वाटर पावर और ह्यूज टर्बाइंस। यही जो हमारे पास, हम इसको बोलते हैं जो डैम वाली बिजली होती है, तो हमारे पास जो मेजर सोर्स है और जो सबसे सस्ती बिजली बनती है वो यही जो पानी से बनाते हैं, हम डैम्स के जरिए बनाते हैं। द मेन रीजन, अब ये सवाल है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि भाई क्यों हम एसी इस्तेमाल करते हैं, हम डीसी इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिएगा कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर दुनिया में हम एसी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, एसी हम पैदा करते हैं, एसी को ही हम जो है ट्रांसमिट करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अब रीजन क्या है वर्ल्ड वाइड एसी की, तो ये जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है द मेन रीजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाई वी प्रेफर एसी ओवर डीसी, कि हम एसी को क्यों प्रेफर करते हैं डीसी के ऊपर। तो आपने कहना जी तो मेन रीजन ये है यूज ऑफ एसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड, इसको ट्रांसमिट करना आसान है। ट्रांसमिट करना क्यों आसान है, ये अगला सवाल है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल है, क्योंकि जब डैम से बिजली बनती है तो हम उसको स्टेप अप कर देते हैं, वो स्टेप अप करके हम उसको एटलीस्ट 500 जो है किलो वोल्ट तक हम उसको स्टेप अप करते हैं। और उसको आप देखते हैं, जो आप ये तारों का निज़ाम देखते हैं, तो जो तारों का निज़ाम है ये दर हकीकत क्या है, ये बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन, फिर गली मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर है वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये भी याद रखिए, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि जो हमारा डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर होता है जो हमारे गलियों में लगा होता है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो आपने कहना है जी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ओके। और लॉन्ग डिस्टेंस इजिली एट अ वेरी लो कॉस्ट, तो हम बहुत जो है लो कॉस्ट के ऊपर जो है इसको हम जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये एक रीजन है। अब उसके बाद जी अल्टरनेटिंग करंट, अब ये आपकी बुक में एक डायग्राम बनी है, ये मैं अगले पेज पे बनी है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखें, इस तरह से उसने एक, ये एसी जो डीसी है ना, डीसी का ये होता है सिंबल, ये प्लस माइनस, ये आए तो ये डीसी है। और अगर ये इस तरह से आए, ये आप देख सकते हैं, ये सिंबल हो, ये आपके पास ये इस तरह से सिंबल हो, तो ये सिंबल होता है एसी का, ठीक है, ये डीसी का सिंबल होता है। तो अब देखें यहाँ पर उसने पॉइंट्स लिए हुए हैं, ये रजिस्टर है जी कोई,
ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। अब ये एसी की वेव फॉर्म है, हमें पता है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर है t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है t/2 और यहाँ पे है t। तो t 0 से t/2 तक ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब होता यह है कि ड्यूरिंग t 0 से t/2 ये जो टर्मिनल आपके पास A है ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाता है नेगेटिव, और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव, आपको पता है कि ये कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करता है। लेकिन जैसे ही आपके पास टाइम चेंज होता है t/2 से आप आते हैं t पे, तो अब ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल होता है पॉजिटिव। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो ये हो जाती है। तो आपने देखा कि वक्त बदलने से करंट की डायरेक्शन भी बदली, करंट ने अपनी पोलैरिटी तब्दील की, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग है। ये अपनी पोलैरिटी को क्या करता है, चेंज करता है। ये मैं सारा मिटा देता हूं, आप इसको एक दफा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको मिटा के बुक लाइंस आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिएगा जरा। ये बुक लाइंस को भी हम देख लेते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए जी, ये उसने यही सारी बातें की हुई हैं जो मैंने अभी आपके सामने की हैं। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हो तो आप इसको जो है लेक्चर को आप रिवर्स में जो है जाके देख सकते हो। तो ये देखें जिसने कहा जी फिगर एक बनी हुई है, द टर्मिनल ए सोर्स इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टर्मिनल बी एंड इट रिमेन्स ड्यूरिंग t0 से t/2। तो एट t/2 द टर्मिनल चेंजेस देयर पोलैरिटी। ये देखें, ये एमसीक्यू आ सकता है कि पोलैरिटी कब चेंज होती है, तो t/2 पे टर्मिनल्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं। ये एमसीक्यू है, भूलना नहीं। उसके बाद अब कहता है जी ए नेगेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू बी, तो दिस स्टेट कंटिन्यूज ड्यूरिंग द टाइम t/2 से t आफ्टर विच टर्मिनल ए बिकम्स पॉजिटिव, और ये ऐसे काम चलता रहता है। ठीक है, तो ये उसने सारा हमें समझाया हुआ है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर उसने यही सारी जो दोनों डायग्राम्स हैं इसमें देखें यही बात समझाई हुई है कि ये 0 से t/2 ये ऊपर टर्मिनल पॉजिटिव है, जब t/2 से t लेते हैं ऊपर टर्मिनल क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन है वो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन आ गया। ठीक है, पाकिस्तान में जो एसी की फ्रीक्वेंसी है वो है जी 50 हर्ट्ज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो बाहर के मुल्क है वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की वो 60 हर्ट्ज भी है। ठीक है, सऊदी अरब चले जाएं आप, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहां पे 60 हर्ट्ज का सिस्टम है। उन्होंने डिजाइनिंग अपनी इस तरह से की हुई। हमारे यहाँ जो डिजाइनिंग है उसके मुताबिक 50 हर्ट्ज की पे हम जो है करंट एंड वोल्टेज जनरेट करते हैं। इसके बाद जी ये जो इक्वेशन है, ये आप इक्वेशन देख सकते हो, ये मेन इक्वेशन है, ये इक्वेशन भूलनी नहीं। अब ये इक्वेशन बनी कैसे है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये आपने इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल टू v0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आपको पता है कि जो ओमेगा होता है ये होता है 2π/t। अब इस इक्वेशन के पैरामीटर समझिएगा। ये जो v0 है ये है पीक वैल्यू, ये जो t है ये वाला ये है टाइम पीरियड, जो असल टाइम पीरियड है, और ये जो t है ये वाला स्मॉल t ये है इंस्टेंटेनियस टाइम, वो टाइम जो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, और ये जो v है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। तो ये आपने इक्वेशन भूलनी नहीं है, v0 पीक यहाँ मैं लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर उसने आपको यही समझाया है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब आपके पास ये देखें ये सारा जो उसने कैलकुलेशन की हुई है यहाँ पर यही समझाया हुआ है कि किस तरह टाइम के साथ वोल्टेज चेंज होती है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में आपने सीखना ये है कि अगर टाइम t/4 होता है तो ये अपनी पॉजिटिव पीक अटेन करता है। अगर ये t/2 है तो यहाँ पे 0 है, ये 3t/2 पे ये नेगेटिव पीक आ जाती है, और ये t पे दोबारा से 0 चीज हो जाती है। तो ये एमसीक्यू आएगा कि एट व्हाट टाइम, ये आपके पास एट व्हाट इंस्टेंट जो है v इज इक्वल टू v0 है, तो आपने कहना जी t/4। अगर कहे कि v इज इक्वल टू माइनस v0 है तो आपने कहना जी ये है आपके पास 3t/4 पे ये टाइम होगा। यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 3t/4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपको यहाँ से आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो ग्राफ है इसमें विद रिस्पेक्ट टू एंगल समझाया गया है कि भाई अगर आपके पास पॉजिटिव पीक आ रही है तो उस टाइम एंगल कितना होगा, π/2 मतलब 90। अगर आपके पास वोल्टेज 0 आ रही है तो पाई, अगर नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पर एंगल होता है 270 डिग्री, या हम इसको कह सकते हैं कि ये है जी आपके पास 3π/2। और जब दोबारा यहाँ पे पहुंचोगे तो एंगल 2π हो गया, लेकिन वोल्टेज और करंट क्या हो गया, 0। तो ये आती है जी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये है वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है,
तो ये आपने भूलना नहीं। उसके बाद ये डेफिनेशन है छोटी छोटी इंस्टेंटेनियस की कि भाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। उसके बाद ये उसका फार्मूला है, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू क्या होती है कि ये देखें, ये आपके पास ये जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू होती है ये पीक होती है। ओके, इसको हम वी नॉट से जाहिर करते हैं। ये पॉजिटिव है तो प्लस वी नॉट, ये नेगेटिव है तो माइनस वी नॉट। उसके बाद ये पीक टू पीक, ये पीक टू पीक ये होती है, देखिएगा ये आपके पास ये पीक टू पीक वैल्यू है। इसको अगर आपके पास दोनों पीक सेम हो तो इसको हम 2v नॉट से जाहिर करते हैं। ओके, रूट मीन स्क्वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम वर्ड बाय वर्ड मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। इफ वी कनेक्ट एन ऑर्डिनरी डेसीमीटर टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट, इट वुड मेजर इट्स वैल्यू एज एवरेज ओवर अ साइकिल। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आ सकता है पेपर में, आया भी हुआ है कि अगर आप एक ऑर्डिनरी डीसी एमीटर को जो है अल्टरनेटिंग करंट, तो वो क्या करेगा, वो उसकी एवरेज मेजर करेगा। इट कैन बी सीन दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर अ साइकिल इज जीरो। ये अगला एमसीक्यू है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक है वोल्टेज प्लस वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आंसर क्या आ गया, जीरो। सिमिलरली करंट प्लस आई नॉट प्लस माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि एक साइकिल के अंदर आपके पास करंट एंड वोल्टेज के आगे हैं जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट में कोई एनर्जी नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो हम कहते हैं ऐसी बात नहीं है, सर्किट के अंदर जो है वो पावर है। अब कैसे पता चलेगा? बट द पावर डिलीवरिंग ड्यूरिंग द साइकिल इज नॉट जीरो बिकॉज आई स्क्वेयर आर द वैल्यू ऑफ आई स्क्वेयर आर पॉजिटिव इवन फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आई। हमें पता है कि पावर का एक फार्मूला ये भी है, आई स्क्वेयर आर। अब हमें पता है किसी भी चीज का अगर आप स्क्वेयर ले लोगे तो स्क्वेयर नेगेटिव वैल्यू को भी क्या करता है, वो पॉजिटिव कर देता है। तो यही वजह है कि सर्किट के अंदर पावर है, मतलब सर्किट के अंदर जो करंट है वो जीरो नहीं है। तो फिर ये करंट कौन सा है? हमने कहा ये स्क्वेयर वाला करंट है। ओके, अब आगे चलते हैं। Thus the average value of I square is not zero and it's called the mean square current. इसको mean square current बोलते हैं। The alternating current और voltage is actually measured by square root of, ये देखें ये काम की बात है। The alternating current और voltage is actually measured by the square root of its mean square value known as root mean square। कि ये जो I square है इसका आप पहले मीन ले लें अगर ये करंट है, और फिर आप इसका क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, तो ये चीज आपको मिलेगी IRMS। इसी तरह अगर आपने VRMS लेना है तो आप V नॉट का स्क्वायर उसको 2 पे डिवाइड करें और आप होल अंडर रूट ले लें। तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स आपको ये मिलेंगे कि जो IRMS है ये बराबर होगा I नॉट या I ओवर अंडर रूट 2 के, यहाँ पे I नॉट लिख लें। इस तरह जो VRMS है ये मिलेगा V नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो ये जो फार्मूले हैं दोनों, ये एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होते हैं, इनको भूलना नहीं है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी ये देखेंगे सारा उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये फार्मूले जो हैं वो याद रखने हैं, यही जो है वो आने हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास RMS वैल्यू होती है करंट या वोल्टेज, ये 70% ऑफ पीक होती है और इसने सर्किट के अंदर कॉन्स्टेंटली जो है वो फ्लो करना है। मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज मीटर्स आर कैलिब्रेटेड टू रीड RMS वैल्यू। अब ये सवाल आता है कि जी एक AC मीटर है, मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ, एक जी आपके पास एक जो है वो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, एक AC मीटर है, वो वैल्यू मेजर कर रहा है 230 वोल्ट। तो आप इसकी पीक वैल्यू बताएं कितनी होगी। तो हमें पता है जो 230 वोल्ट ये मेजर कर रहा है, दर हकीकत ये VRMS है। अगर हमें पीक वोल्टेज चाहिए तो हमें इस VRMS को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो भी आपका आंसर आता है तो वो आपका पीक वैल्यू होगा। ठीक है, 230 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपका कितना आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो पहली एग्जाम्पल, इसमें आपको सिंपल ये फार्मूलाज की प्रैक्टिस करवाई गई है कि किस तरह आपने फार्मूले जो है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। RMS वैल्यू से V नॉट कैसे निकलता है, V नॉट से RMS कैसे निकलता है,
और उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन कंपेयर करना आना चाहिए। अब ये देखो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है करंट या वोल्टेज की I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। अब यहां पर आपको इक्वेशन कंपेयर करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन ये एक ही चीज है, सिर्फ यहां पर मैंने ओमेगा की वैल्यू ओपन कर दी है। अब अगर कोई बंदा आपको वैल्यू देता है कि आई इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 100 पाई टी, ये इक्वेशन आपको गिवन है, और आपसे कहा जाता है कि आप यहां पर फ्रीक्वेंसी बताएं, तो आपको इन दो इक्वेशनों को कंपेयर करना आना चाहिए। अब देखो गौर से, आई नोट किसके साथ कंपेयर हो रहा है? 20 के साथ, मतलब मैक्सिमम करंट कितना आ गया? वो 20 आ गया। उसके बाद साइन के साथ, अब ये देखो टी के साथ, तो 2 पाई एफ ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है? 2 पाई एफ यहाँ पे कंपेयर हो रहा है 100 पाई के साथ, क्योंकि टी के साथ तो टी कंपेयर हो गया, साइन के साथ साइन कंपेयर हो गया। तो हमने कहा जी कि 2 पाई एफ ये बराबर आ गया 100 पाई के। पाई से पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 2 को डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आ गया? 50 हर्ट्ज। तो ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरह हम कंपेयर करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर यही उसने काम किया होगा, ठीक है जी। तो कोशिश करनी है कि आप इस एग्जाम्पल को लाजमी करो, और इस एग्जाम्पल के बाद जो पहले दो न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर सेम यही कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, तो उनको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। फेज ऑफ एसी, तो हमें पता है कि ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये क्या होता है? ये फेज होता है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था। तो जहां पर थीटा है वहां पे ओमेगा टी लगा दो तो ये फेज बन जाएगा। फेज लैग और फेज लीड, ये क्या होता है? अब सिंपल सी बात ये है, बिलफर्ज, ये देखें, ये 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। ये दोनों पॉइंट्स कदम ब कदम साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ये इन फेज हैं, क्योंकि ये साथ साथ चल रहे हैं, ये साथ साथ चल रहे हैं। इसको बोलते हैं इन फेज होना। क्या बोलते हैं? इन फेज। और इन फेज में क्या होता है? थीटा होता है 0 डिग्री, भूलना नहीं है, साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट जो है ये यहां पे है, पीछे है, अब ये पॉइंट अगर पहुंचता है यहां पर तो ये पॉइंट पहुंचेगा यहां पर, ये पॉइंट यहां पहुंच रहा है तो ये पॉइंट यहां पहुंचे, तो ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये लीडिंग है, ये लीड कर रहा है, और ये जो पीछे रह रहा है इसको बोलते हैं लैग करना। ये पीछे रह रहा है, ये लैग कर रहा है, ओके। जो आगे आगे रह रहा है उसको बोलते हैं लीड करना, जो पीछे पीछे रह रहा है उसे बोलते हैं लैग करना। ये पीछे पीछे रह रहा है, ये आपने भूलनी नहीं बातें, ठीक है। अब यहां पर आओ जरा, ये मैं आपको 2 बातें सिखा रहा हूं, ये आपने ध्यान से सीखनी है, ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक होता है साइन फंक्शन, साइन थीटा। साइन थीटा की जो वेव फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, ये देखो, ये जब भी यहां से शुरू होता है इसका मतलब होता है ये मेन पोजीशन है, ओके। और एक होता है कॉस थीटा, ठीक है, मैं यहां पे बना देता हूं। अभी आपने बुक को नहीं देखना, आपने मेरा देखना है जो मैं समझा रहा हूं। जो कॉस थीटा होता है इसकी वेव फॉर्म होती है इस तरह से, ये देखो। अब आप गौर से देखो, तो अब आपने ग्राफ पढ़ा हुआ, ये देखो ग्राफ में ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट कौन सा है? 0 है। तो ये देखो, ये ग्राफ यहाँ पे साइन का, लेकिन यहां पर आपको पता है कि यहां पर कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहां पर जो अगर कोई ग्राफ शुरू हो रहा है इसका मतलब है कि ये चीज पॉजिटिव में है, ये 0 है और वो पॉजिटिव में है। मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन है ये क्या कर रहा है? ये लीडिंग है, ये लीड कर रहा है पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो किसी प्लस से शुरू हो रहा है, और जो रेड पॉइंट है ये 0 से शुरू हो रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है? ये लैग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये लैग कर रहा है। तो ये अक्सर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि फेज लीड और फेज लैग क्या होता है। अब ये साइन कॉज आपने देखा। अब आपने एक चीज और याद रखनी है, ये मैथ में जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनके लिए ये बात समझना आसान है। जो बच्चे मेडिकल के हैं वो इस बात को याद रखें कि ये एक फार्मूला होता है। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनको ये फार्मूला आता है, उनको ये सिखाया होगा कि जो कॉस थीटा होता है ये कब आता है। तो अगर आप साइन के अंदर 90 डिग्री ऐड कर दें तो ये चीज कॉस थीटा के इक्वल आ जाती है। दोबारा से याद रखो कि अगर साइन के अंदर 90 डिग्री ऐड कर दिया जाए वो कॉस बन जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉस क्या होता है? लीडिंग, क्योंकि वो आगे रह रहा है। कितना? 90 डिग्री।
और साइन कहाँ से शुरू हो रहा है, वो 0 से, तो यहाँ पर इनिशियल एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो फिर कॉज साइन को कितना लीड कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। ओके, ये भूलना नहीं है अब आप, ये मैं सारा लगाऊं मिटाने, ठीक है। अब अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अब आपको ये मैं ग्राफ समझाऊंगा तो आपको विद इन सेकेंड ये सारी बात समझ आएगी। तो देखिए मैं ये लगाऊं मिटाने सारा, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो आप इसको रिवाइंड करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हो। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो ज़रा गौर से देखें, मुझे बताएं कि यहाँ पर इस डायग्राम में कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। ज़रा कॉमन सेंस यूज़ करें। कॉमन सेंस कैसे यूज़ करनी है कि आपको मैंने ग्राफ सिखाया है, ये जो ग्रीन वाला है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और ये जो है ये किसी नेगेटिव से शुरू हो रहा है। तो फिर नेगेटिव बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, हमने कहा जी यहाँ पर 0 बड़ा होता है। तो ये जो ग्रीन वाला है ये यहाँ पे लीड कर रहा है और ये वाला जो है ये यहाँ पे लैग कर रहा है। कितना लीड कितना लैग, तो मैंने आपको सिखाया है कि आपके लेवल पर 90 डिग्री लीड और 90 डिग्री लैग होगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन है वो लीडिंग है, कितना, 90 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाए नीचे, ये किसी पॉजिटिव वैल्यू से शुरू हो रहा है ये वाला, और ये किसी 0 वैल्यू से शुरू हो रहा है ग्रीन वाला। तो अब बताएं ये वाला क्या करेगा, हमने कहा ये लीड करेगा, और ये जो ग्रीन वाला है ये क्या करेगा, हमने कहा ये लैग करेगा। वंस अगेन ये जो आपके पास ऑरेंज या रेड सा है ये कितना लीड कर रहा है, हमने कहा जी ये लीड कर रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इतना लीड कर रहा है। ओके, अब आप इधर आ जाए, ये जी ये देखें, अब उसने ग्रीन वाले को वोल्टेज बना दिया। वोल्टेज कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और करंट किसी नेगेटिव से शुरू हो रहा है। तो अब आप मुझे खुद बताएं, कमेंट सेक्शन में भी आप बताएंगे, यहाँ भी, कि भाई अब कौन लीड कर रहा है। तो हमने कहा जी यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रही है और यहाँ पर जो करंट है वो लैग कर रहा है। वंस अगेन कितना लीड कितना लैग, हमने कहा जी 90 डिग्री वोल्टेज लीड कर रही है। बात समझ आ गई है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अक्सर बच्चों को ये चीज़ थोड़ी समझने में मुश्किल लगती है, लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जी ये जो हमने पढ़ा था ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम फेजर रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखते हैं। तो ये आपने ये पढ़ लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, और ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है, ये देखें, ठीक है, कि आपने यहाँ पर जो है इस तरह से जो है रिप्रेजेंटेशन देनी है, फेजर रिप्रेजेंटेशन, कि जिसके अंदर ये जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इसका मतलब उतना मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब ये वाई एक्सिस पे है और ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट क्या है, वो पॉजिटिव की जानिब जा रहा है। तो पॉजिटिव की जानिब जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है, और ये देखेंगे 0 पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या कर रही है, वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रही है, और कितना लैग कर रही है, ये आपके सामने एंगल है 90 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एसी सर्किट्स। अब इसके अंदर आपने ये देखें, जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो 12 दफ़ा आ चुके हैं। तो इन लाइंस को आपने एक दफ़ा अंडरलाइन कर लेना है। मैं बता भी देता हूँ, इस लाइन में लिखा गया हुआ है, इनमें ये लिखा हुआ है कि जो डीसी सर्किट होता है उसके अंदर जो रजिस्टर होता है उसका काम होता है करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करना। ओके, जबकि एसी सर्किट्स के अंदर रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर भी आ जाते हैं। लिहाजा एसी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज अगर कंट्रोल करनी है तो आपको 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। तो ये चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो हमें एक एक अलग सर्किट कंपोनेंट जो है वो एसी में लगा के दिखाएगा और हमसे कहेगा जी आप इसकी प्रॉपर्टीज बताएं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है एसी थ्रू रजिस्टर। ये जो टॉपिक है यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, ओके, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले अब ये सवाल अगर आ जाए तो इसको लिखना कैसे, अक्सर बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर इन टॉपिक्स को लिखना कैसे। तो सबसे पहले आपने बनानी है डायग्राम। ये आपके पास सर्किट डायग्राम बनी हुई है, ओके। अब उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये है वर्किंग इक्वेशंस, ये जो आपके सामने है, इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें वर्किंग इक्वेशंस की, ओके। अब आप गौर से देखें कि रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों क्या हैं, ये साइन फंक्शन है, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक जैसे ही तब्दील होंगे, इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे एक जगह पे पहुंचेंगे, मतलब ये दोनों क्या हैं, ये इन फेज हैं।
जब भी दो वेरिएबल सेम फंक्शन हो, जैसे ये भी साइन है ये भी साइन, तो ये इन फेज है। इन फेज मीन्स कि रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज के दरमियान कितना एंगल होता है, तो 0 डिग्री। यही एमसीक्यू आना है कि इन रेजिस्टिव सर्किट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज, तो आपने कहना 0 डिग्री। इन विच सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, तो आपने कहना रेजिस्टिव सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर लगाओ। ओके, इसके बाद जी ये आपके पास आ गई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आप देख सकते हो। अब यहां से भी आप देखो कि करंट और वोल्टेज दोनों इकट्ठी जगह से चल रहे हैं और एक जगह पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज की पीक ज्यादा है, करंट की पीक कम है, तो जब हम इसकी फेजर डायग्राम, अगली हेडिंग आ जाएगी फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो देखो वोल्टेज की लाइन लंबी है क्योंकि उसकी पीक ज्यादा है, करंट की जो है वो पीक जो है वो छोटी है इसलिए उसकी लाइन क्या है, छोटी, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो सेम है। ओके, अब बच्चा कहेगा जी इसका एंडिंग पॉइंट क्यों सेम नहीं है? एंडिंग पॉइंट भाई यहाँ पे तो सेम दिखाया गया है लेकिन फेजर में नहीं दिखा सकते। फेजर में जो लेंथ होती है वो पीक वैल्यू पे डिपेंड करती है। ओके, इसके बाद जी यहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट बात कि जो रजिस्टर है उसको फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। वो हाई फ्रीक्वेंसी पे भी चल जाता है, वो लो पे भी चल जाता है। तो ये कोई एमसीक्यू पूछ सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जी व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्किंग ऑफ रजिस्टर, कि रजिस्टर की वर्किंग पे फ्रीक्वेंसी किस तरह असरअंदाज करती है। तो आपने कहना है रजिस्टर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, रजिस्टर की वर्किंग जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी से। तो ये एसी के अंदर भी सही चलता है, ये डीसी के अंदर भी सही चलता है। ये एसी को भी अलाउ करता है, ये डीसी को भी अलाउ करता है, ये दोनों से बना के रखता है। ओके, ये पावर है तो इसके अंदर पावर मैक्सिमम जो है वो होती है क्योंकि इन फेज है। ठीक है, तो उसके बाद अगला आर्टिकल है एसी थ्रू कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये लॉन्ग आ सकता है। अब इसको लिखना कैसे है, वंस अगेन जरा ये आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस याद रखनी है, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ। तो पहला काम होता है सर्किट डायग्राम बनाना। आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, ये आपके सामने सर्किट डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम आपने ये बना देनी। दूसरी हेडिंग, उसके बाद आपने लिखनी है वर्किंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर वर्किंग इक्वेशंस मैं एक नए अंदाज से समझाऊंगा। ये टॉपिक मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे हमसे ये डिमांड करते हैं कि सर ये टॉपिक समझा दें। तो वर्किंग इक्वेशन पे आओ जरा। देखो आपके पास जो आपने वोल्टेज दी है उसकी इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 कह लो। अब आपको कैपेसिटर इक्वेशन पता है कि वो होती है Q इज इक्वल टू CV, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो क्योंकि वो V है और V यहाँ पर मौजूद है। तो ये आ गया Q इज इक्वल टू CV नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें पता है कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों होते हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए करंट। हमें पता है कि करंट जो होता है I वो होता है डेल Q बाय डेल T। ये काम की बात है। अब ये जो डेल्टा डेल्टा है, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ये डेल्टा होता है डेरिवेटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं d बाय डी टी ऑफ आई, सॉरी ये डेल Q, तो वो है सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ ये बुक से हटके है, ये नई चीज़ है। बहुत से टीचर इस मेथड से नहीं बताते, कुछ बताते हैं, लेकिन ये मेथड अगर आप सीख लोगे तो आपको फ़ायदा बहुत होगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए तो इस डेरिवेटिव को समझना बड़ा आसान है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस एक स्टेप को क्रैम करना है। आप क्रैम कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसको आपने ध्यान से मेरी बात सुननी और समझनी है कि यहाँ पे अब होने क्या जा रहा है। ओके, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब आपने इस एक स्टेप को, जिसको मैं यहाँ पे जो है ये बॉक्स में कैद कर रहा हूँ, इस एक स्टेप को मेरा बेटा आपने ज़रा क्रैम करना है, इसको आप समझ लें जो बच्चे मेडिकल के हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका, ये आंसर आएगा I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें कि जो वोल्टेज है उसमें क्या आ रहा है, साइन। जो चार्ज है, चार्ज वाली इक्वेशन नंबर 3, इसमें देखें, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी साइन आ रहा है। मतलब वोल्टेज और चार्ज ये दोनों आपस में क्या है, ये इन फेज है क्योंकि दोनों में साइन आ गया। लेकिन जो करंट है, करंट में क्या आ गया, करंट में आ गया कॉस। मतलब करंट यहाँ पे क्या है, वो लीड करता है। मैंने क्या सिखाया था
कि कॉज क्या होता है, वो लीडिंग होता है। कॉज का कितना लीड करता है, 90 डिग्री। तो फिर आपने ये वर्किंग इक्वेशन लिखने के बाद अगली जो हेडिंग देनी है वो होगी आपकी नंबर 3, वो होगी जी आपके पास फेज रिलेशन। कि भाई फेज रिलेशन क्या है, तो आपने कहना है कि अकॉर्डिंग टू वर्किंग इक्वेशन इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियन। ये बात नहीं भूलनी। इसको आसान तरीके से समझने का तरीका ये है कि C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। तो कैपेसिटर में कौन लीड करेगा, हम कहते हैं कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। कितना लीड करेगा, हम बोलेंगे π/2 या 90 डिग्री। अब यही चीज ग्राफ में एक्सप्लेन की गई है, गौर से देखो। ये देखो यहां पर वोल्टेज और चार्ज आपस में क्या है, इन फेज, क्योंकि ये क्या है, ये साइन फंक्शन है। और जो ऊपर है ये करंट है, ये तो करंट प्लस में है, मतलब करंट क्या है, वो लीडिंग है। तो कैपेसिटर में कौन लीड करेगा, करंट। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें ये ग्राफ की समझ नहीं आती। तो इस ग्राफ को अगर आप इन वर्किंग इक्वेशंस को समझोगे तब ये ग्राफ समझ आना है। फिर बच्चे कहते हैं सर ये स्लोप समझ नहीं आता। तो जो स्लोप है वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये y/x स्लोप होता है। y और x को आप डिवाइड कर दें, y क्वांटिटी को, ये स्लोप होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये चीज क्या है, यहां पर वोल्टेज और चार्ज की वैल्यू यहां पे क्या है, 0, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, वो प्लस में है। तो मतलब करंट यहां पर क्या है, वो मैक्सिमम है। तो करंट का यहां पे हम कहते हैं वो जो स्लोप है वो क्या है, वो मैक्सिमम। फिर जब ये देखो ये करंट यहां पे आता है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, स्लोप भी इसका क्या हो गया, 0। फिर यहां पर देखें दोबारा से मैक्सिमम स्लोप, तो ये स्लोप होता है। ओके, तो ये आपने भूलना नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली आपने हेडिंग देनी है यहां पे, ये आगे जिसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन। ये फेजर आ गई, वो जो पीछे थी वो ग्राफिकल थी। ये यहां पर आप हेडिंग दे सकते हो अलग से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को एक एक स्टेप मिले, वो खुश हो कि भाई वाकई इस बच्चे ने किया हुआ है काम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो टीचर खुश होता है, वो नंबर देता है, क्योंकि आपने अपना कंटेंट सारा प्रॉपर लिखना है इन सवालों में। ठीक है, उसके बाद ये फेजर रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब देखें यहां पर जो आई है, ये आई जा रहा है जी पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब, मतलब यहां पर आई लीडिंग है वो पॉजिटिव की जानिब है, और यहाँ वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है। तो जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है यहाँ पर हमने कहा जी वो जो है वो लैग कर रही है, और ये ऊपर जा रहा है करंट। तो ये करंट क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है। तो इस फेजर में क्या शो हो रहा है कि I इज लीडिंग V बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियन। उसके बाद जी ये एक्सी क्या है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, रेशियो ऑफ आपके पास RMS वोल्टेज टू RMS करंट। फिर इस XC को थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। XC क्या होता है, ये 1/ωc होता है, और इसको सॉल्व करें तो XC आ गया 1/2πfc। ये फार्मूला भी न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ये आ भी सकता है कि जी XC की वैल्यू बताएं किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो 1/2πfc या 1/ωc। ठीक है, उसके बाद जी ये एग्जाम्पल आ गई है, इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। AC थ्रू इंडक्टर, वंस अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब आप कहेंगे कि सर आप सारे ही लॉन्ग बताते हैं। बेटा जी है ही सारे लॉन्ग, क्या करें, टीचर किसी टाइम कौन सा सवाल दे दे ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है, हाँ कुछ हम जो है अपने एक्सपीरियंस से, कुछ पास्ट पेपर एनालिसिस से हम कह देते हैं, गेस्ट पेपर बना लेते हैं, लेकिन यकीन माने जो टीचर पेपर बना रहा है उसके माइंड में क्या है ये कोई भी नहीं जानता। इसीलिए मैं ये कहता होता हूँ कि आप ने जब पढ़ना ही है तो कोशिश करें कि आप सारा काम करें। काम चोरी तो वो तो फिर एक अलग चीज़ है, वो फिर कुछ भी नहीं पढ़ना तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ना, लेकिन अगर पढ़ना है, नंबर लेने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी आगे बढ़ते हैं। AC थ्रू एन इंडक्टर, तो ये देखें जी वंस अगेन यहाँ पे डायग्राम आप बनाओगे। अब इसकी भी जरा डेरिवेशन देख लीजिएगा वंस अगेन। ठीक है, डायग्राम बन गई ये आपके पास। अब यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज है वो है V = V0 साइन ऑफ ω t। ठीक है, जो करंट है वो है I = I0 साइन ऑफ ω t। लेकिन हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर
एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। इंडक्टर के अंदर हमें बैक ईएमएफ की बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो यही वजह है कि जब हम यहाँ पर बात करेंगे बैक ईएमएफ की, तो हम यहाँ पर बैक ईएमएफ के लिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखें। हमें पता है कि जो आपके पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ है, उसका फार्मूला होता है एल डेल आई ओवर डेल टी, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर मुझे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो हम यहाँ पर लेंगे उसको, ये देखें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ये एल बाहर आ गया, डी बाय डी टी ऑफ जो इक्वेशन है आई की वो है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। वंस अगेन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, मैं लिख रहा हूँ, वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो बनेगी एल आई नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब आप गौर से देखो कि भाई करंट में साइन है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके अंदर क्या है, उसमें कॉज है। तो फिर क्या पता चला, तो पता ये चला, अगली आप हेडिंग देंगे फेज रिलेशन की, कि भाई इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करती है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड करती है करंट से कितना, 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। और यही चीज यहां पर देखें ग्राफ में भी एक्सप्लेन की हुई है। देखो वोल्टेज कहां पे है, वोल्टेज प्लस पे है, मतलब वोल्टेज यहां पे क्या है, लीडिंग है। और देखो करंट कहां पे है, करंट जो है वो मीन पोजीशन पे है, करंट क्या है, वो लैग कर रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये फेजर रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये आप देख सकते हो। अब देखो अब ऊपर कौन जा रहा है, अब वोल्टेज है, तो वोल्टेज लीड कर रही है और करंट यहाँ पे है, तो करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। ये फेजर रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसके बाद ये देखें, ये आ गया जी इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आप फार्मूला लिख दें इसका कि ये रेशियो है वी आर एम एस आई आर एम एस की। थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करें तो एक्सएल किसके इक्वल आ गया, ओमेगा एल के। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, तो एक्सएल किसके इक्वल आ गया, 2 पाई एफ एल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, मैंने स्टार लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा हुआ है कि इन लाइन्स को आपने पढ़ लेना है। ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त की कमी की वजह से मैं इसको जरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने इनको पढ़ लेना है। कोई चीज ना समझ आए तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। ओके, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, या हम उसके ऊपर कोई वीडियो लेक्चर बना देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू में आता है। इम्पीडेंस की जगह वर्ड रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एसी सर्किट्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम इम्पीडेंस से ही जाहिर करते हैं, क्योंकि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, रिएक्टेंसेस। ये रिएक्टेंसेस क्या होती हैं, ये है जी अपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अगर कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो वो होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर इंडक्टर कर रहा है तो वो होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसीलिए सम ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस इन एसी सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। ओके, तो ये इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, यूनिट इसका ओम होता है, ये भी आ सकता है आपको। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंपीडेंस का। उसके बाद आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट, वंस अगेन जी ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी पता होना चाहिए। और ये इकट्ठी भी आ सकती है और अलग अलग भी आ सकती है। मतलब टीचर लॉन्ग देता होता है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन आरसी सीरीज सर्किट, राइट ए डिटेल नोट ऑन आरएल सीरीज सर्किट, और बाज़ वक़्त आता है कि आरसी एंड आरएल दोनों पे लिखें। तो ये एग्जाम की डिमांड पे है कि वो किस तरह आपसे ये सवाल करता है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर आरसी सीरीज सर्किट एक्सप्लेन हुआ है ये, तो सबसे पहले आपने बनानी है डायग्राम। वंस अगेन इसको भी देख लो, डायग्राम बन गई। इस डायग्राम में देखें जरा, ये सर्किट कौन सा है, सीरीज। तो हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, जबकि वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड। ये आप देख भी रहे हो कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ गई वीसी और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आ गई, वीआर। अब अगर वीसी और वीआर दोनों को जमा कर दिया जाए तो ये जो हमारे पास असल वोल्टेज है वीआरएमएस, वो हमें मिलेगी। ओके, अच्छा, डायग्राम बनाने के बाद आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है फेज रिलेशन। तो आप लिखोगे कि रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, जबकि इंडक्टर के अंदर जबकि कैपेसिटर के अंदर जो है वो करंट लीड करता है कितना, 90 डिग्री। ये बातें लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने बनानी है इसकी फेजर।
ये है काम की बात, ये काम की बात। अगर ये आपको आ गई तो ये टॉपिक आपको आ जाएगा। अब फेजर में क्या है, फेजर में गौर से देखो, सर्किट कौन सा है, ये है जी RC। ठीक है, हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज क्या होती है, वो लैग करती है और करंट लीड करता है। तो देखो ये जो वोल्टेज की उसने लाइन बनाई है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, मतलब ये क्या कर रही है, ये वोल्टेज लैग कर रही है। और यहां पर उसने करंट को क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है। ठीक है, अब यहां पर जो ये है आपके पास VC, जो कि किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, IRMS मल्टीप्लाई बाय XC। और ये है जी VR, जो कि है IRMS मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। अब ये जनाब आपके पास फेजर है। तो यहां पर हमने क्या किया, वही वेक्टर के रूल्स इस्तेमाल करके हमने कहा जी ये रिजल्टेंट आएगा आपके पास। और ये रिजल्टेंट क्या होगा, वो होगा VRMS। ये आप देख सकते हो यहाँ पे VRMS, जो कि बराबर है IRMS और Z के। अब यहां पर बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गई, राइट एंगल। ये आपकी बुक में नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन आप गौर से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई आपके सामने। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपने ये हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो ये हाइपोटेन्यूज है VRMS, इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। और अगर VRMS मालूम करना है तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, ये आ गया VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अब आपकी बुक ने यहां से इक्वेशन शुरू की हुई है, लेकिन आप 2 स्टेप आगे भी कर सकते हो उससे पहले वाले भी। अब VR क्या है, वो IRMS है, ये आ गया। VC क्या है, वो ये वैल्यू आ गई। फिर यहां पर ये इक्वेशन बना के हम कर क्या रहे हैं, सवाल ये कि भाई ये इक्वेशन क्यों बन रही है। इससे हमें एक तो वेक्टर वोल्टेज मिलती है कि भाई असल वोल्टेज कितनी है। दूसरा मेन इशू क्या है, मेन इशू ये है कि अगर हम अकेला कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं सर्किट के अंदर तो अकेला कैपेसिटर कोई पावर डेसिपेट नहीं करता। क्यों, क्योंकि करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल कितना है 90, cos 90 0, तो पावर 0। तो हम अब कैपेसिटर को रजिस्टर के साथ ऐड करके सर्किट में चला रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सर्किट की इंपीडेंस कंट्रोल करनी है। हमने सर्किट क्या कंट्रोल करनी है, इंपीडेंस। तो इसीलिए अब जब हम ये आखिरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये आखिरी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ इंपीडेंस Z, कि इस तरह आप इस सर्किट की इंपीडेंस कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पावर जो है डेसिपेट करवा सकते हैं। तो ये इक्वेशन भाई MCQ में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलनी नहीं है कि RC सीरीज सर्किट की इंपीडेंस इक्वेशन आ सकती है। उसके बाद जी यहाँ पर ये फेज का फार्मूला है। आपको पता है फेज क्या होता है, tan इनवर्स Y एक्सिस ओवर X एक्सिस। तो ये वो हमने किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है वो अगला आ गया जी RL सीरीज सर्किट। ठीक है, ये आपके सामने उसने बनाई हुई है दोबारा से फेजर। ये RL, ये सर्किट डायग्राम आ गई। अब देखो यहाँ पर VL वोल्टेज है, यहाँ पर VR वोल्टेज है, और करंट क्या है, करंट जो है वो सेम है। वंस अगेन सारा कुछ वही, लेकिन सिर्फ करना क्या है कि जहां पर VC आ रहा था वहां पर VR कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पर VC की जगह VR की जगह VL कर देना है। ओके, बाकी सारा कुछ वही। ठीक है, तो ये देखें इसकी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद ये इसका आ जाएगा थीटा। तो पहले इंडक्टर भी पावर डेसिपेट नहीं करवा रहा था, लेकिन रजिस्टर के साथ आ जाने से वो पावर डेसिपेट करवा रहा है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल बच्चों को ऐसे देता हूं कि आप कैपेसिटर की मिसाल लें जो है वो करेलों की, और जो आपके पास कैपेसिटर की मिसाल लें आप करेले से, और इंडक्टर की मिसाल लें आप कद्दू से। अब कुछ लोग ये सब्जी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द किड्स ये सब्जियां नहीं खाते। दे लाइक मीट, मतलब उनको गोश्त वगैरह और इस तरह की बिरयानी, इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। बिलफर्स एक बच्चा है जी, उसको करेले नहीं पसंद, वो करेले नहीं खाना चाहता, लेकिन उसको गोश्त बड़ा पसंद है। तो उसकी मदर उसे करेले खिलाने के लिए क्या करेगी, करेले और गोश्त का साधन बना देगी कि चलो वो करेले ना भी खाए, गोश्त खा लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करेलों का टेस्ट तो उसके पेट में जाएगा ना, उसके मुंह में जाएगा ना। तो सेम यही काम हम कर रहे हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर ये प्योरली ये करंट फ्लो नहीं करवा रहे। ठीक है, पावर डेसिपेट नहीं हो रही, लेकिन हम इनको रजिस्टर के साथ ऐड करवा के हम इनको काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। आई होप कि आपको ये एक छोटी सी बेसिक सी एग्जांपल जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद पावर इन एसी सर्किट्स। पावर इन एसी सर्किट क्या होती है भाई, ये देखेंगे इसका फार्मूला है P = IRMS VRMS cos थीटा।
अब जो थीटा है ये क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब देखो अगर हम बात करते हैं रजिस्टर की, जरा गौर से देखना, तो रजिस्टर में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, तो पावर क्या आ जाती है मैक्सिमम। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल कितना 90, पावर कितनी 0, क्योंकि cos 90 0। इंडक्टर की बात करते हैं, इंडक्टर में एंगल कितना 90, पावर कितनी वंस अगेन 0। लेकिन जब हम बात करते हैं RC और RL की, तो हमने कहा जी यहां पर हम एंगल कंट्रोल कर सकते हैं इंपीडेंस कंट्रोल करके। तो यही वजह है कि यहां पर जो पावर है वो मैक्सिमम से मिनिमम वो आप करवा सकते हो। देखो ये है काम की बात कि अगर आप सिर्फ बच्चे के सामने करेले रख दें, कद्दू रख दें, वो कभी भी नहीं खाएगा, वो कहेगा नहीं मैंने खाना ही नहीं है, अक्सर बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको गोश्त के अंदर डाल के, मीट के अंदर या उनकी कोई फेवरेट डिश के अंदर डाल के आप उन्हें दोगे तो वो कुछ थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, लेकिन वो खा लेंगे कुछ ना कुछ। तो यही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई पावर पहले तो है ही नहीं, 0 है, लेकिन आप रजिस्टर को ऐड करवा के आप पावर डेसिपेट करवा दोगे, यही काम की बात है। ओके जी। और उसके बाद यहां पर एक चीज मैंने सिखाई है कि ये जो आपके पास कॉस थीटा होता है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, और आइडियल पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 मीन्स इन फेस। हमें बहुत ज्यादा पसंद है ये बात कि एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज हो जाएंगे, आइडियल कंडीशन है। और ये आइडियल कंडीशन किस में होती है, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो। ओके। उसके बाद ये एग्जांपल आपने देख लेनी है, और ये मेटल डिटेक्टर से रिलेटेड एक छोटा सा एमसीक्यू है, इसको भी आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है जी RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 16 में से ये सवाल सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुआ है, इसलिए हम बैकग्राउंड देखते हुए, पास पेपर में देखते हुए हम बच्चों को कहते हैं कि जी ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर करें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि चीज़ 100% कन्फर्म नहीं है, तो हाँ हम एनालिसिस बेस्ड कह सकते हैं कि भी ये सवाल लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके आने के चांसेस बाकियों से बहुत ज़्यादा है। तो हम प्रोबेबिलिटी बेस पे हम ये कहते हैं। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो MCQs आते हैं वो ये स्टार्ट में कि लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैसे बिहेव करता है, हाई पे कैसे करता है। तो यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो XC है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के, और जो XL है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो XC क्या है, वो ज़्यादा है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे XC डोमिनेट कर जाएगा XL को, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो XC क्या हो गया, कम, तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे XL डोमिनेट कर जाता है XC को। मतलब आपने इसमें यह बात याद रखनी है कि लो फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटर कहता है जी कि भाई मैंने तो करंट नहीं गुजरने देना, जो मर्जी हो जाए। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो इंडक्टर कहता है जी मैंने नहीं करंट गुजरने देना। तो यहां पर मसला आता है, हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है कि जिस पे हम सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवा सकें, और दूसरी बात हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है कि जिसकी वजह से ये कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। तो इसी काम के लिए हम बात करते हैं रेजोनेंस की। अब आप देखें रेजोनेंस क्या होती है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो यही हमने करना है कि हमें एक ऐसी यूनिक फ्रीक्वेंसी चाहिए कि जिस पर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल कर दें। ये देखें जरा, ये है हमारे पास फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये है XL, ये है XC। अब अगर मुझे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिल जाए कि जिस पर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो सर्किट के अंदर क्या रह जाएगा, रजिस्टर। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट प्योरली रजिस्टिव हो जाता है। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास ये है 1/ωc शुड बी इक्वल टू ωL, और उसके बाद ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये डेरिवेशन भी आ सकती है कि प्रूव दैट, ये इक्वेशन प्रूव में आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये भी आनी चाहिए। अच्छा, ये दो MCQs, अगर ये आपको दिया जाए कि √LC बताएं किसके इक्वल है, तो ये टाइम के इक्वल है, इसका यूनिट होता है सेकंड।
और 1/√LC ये फ्रीक्वेंसी के। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं, ये आपने भूलने नहीं, आपको आने चाहिए। उसके बाद जी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी आ सकते हैं। अगर ये लॉन्ग में नहीं आता, कोई टीचर कहता है जी कि आप कैरेक्टर लिख दें, तो आपको ये सारे कैरेक्टर आने चाहिए। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपके पास जितने कैरेक्टर हैं ये सारे ही MCQ हैं। जिस तरह ये है, द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज 1। पहला MCQ। द इम्पिडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम। अब देखें ये है काम की बात कि भाई RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस के ऊपर जाकर इम्पिडेंस मिनिमम हो जाती है। क्यों मिनिमम क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, और दूसरा ये सीरीज में लगे थे। तो सीरीज में चीजें लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन अगर सीरीज में चीजें लगाने से दो चीजों का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है तो ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस क्या हुई है? वो कम हुई है। तो यही वजह है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी और यहाँ पे करंट ज्यादा होगा। ये आपने याद रखनी है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही MCQ में आता है कि भाई सीरीज के अंदर इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम। पैरेलल में सारा, और ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है, पैरेलल में सारा 90% यही काम है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई यहाँ पर आपके पास इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाती है और करंट मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका आप ग्राफ देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं बॉटम लाइन यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर RLC सीरीज है और RLC पैरेलल, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई यहाँ पे होती है Z मिनिमम, जबकि यहाँ पे होता है Z मैक्सिमम। ये आपसे करके आप टेबल बना लें। यहाँ पे I क्या होता है? करंट मैक्सिमम। यहाँ पे करंट क्या होता है? मिनिमम। दोनों की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये MCQs हैं जो मैंने चार आपको बताइए, चारों MCQs हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि अगर आपको RLC के अंदर इम्पिडेंस की इक्वेशन आ जाए तो ये इक्वेशन होती है, ये भी आपने याद रखनी है, ये इक्वेशन कि R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन भी आपको आ सकती है कि RLC सीरीज सर्किट में या पैरेलल सर्किट में इम्पिडेंस की इक्वेशन क्या होगी। तो इम्पिडेंस की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। ये याद रखना भूलना नहीं। अच्छा जी, इसके बाद ये जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ चुकी है, बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और इसका ये आंसर बड़ा मशहूर है 5.09 पिको फैरेड। अक्सर मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल MCQ में भी देता होता हूँ। तो ये एग्जांपल आपको आनी चाहिए। इसके अंदर आपको सिंपल प्रैक्टिस करवाई गई है रेजोनेंस वाले फार्मूले की, ठीक है। इसके बाद ये 3 फेज AC सप्लाई, तो ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो MCQs हैं वो ये हैं कि 3 कॉइल्स होती हैं, उनका आपस में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल क्यों रखा जाता है? क्योंकि 120 को ज़रब दें 3 से 360 बनता है, जो कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। 4 तारें होती हैं 3 फेज के अंदर, जिसमें से 3 फेज होते हैं और चौथी तार होती है न्यूट्रल। 3 तारें फेज और चौथी तार न्यूट्रल, ये भूलना नहीं है, ओके। इसके बाद जनाब आगे चलते हैं। तो ये देखें जी, ये MCQ है कि द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी पेज स्प्रिंग वुड नॉट बी जीरो इफ हैव द फेज ऑफ 120 डिग्री। सिमिलरली एट दिस इंस्टेंट द वोल्टेज नीडेड अक्रॉस द थर्ड पेयर विल बी अ फेज ऑफ 240। ये MCQ आ सकते हैं। ये 2 MCQs बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले इधर देखिए, लाइन टू न्यूट्रल 230 वोल्ट, लाइन टू लाइन या फेज टू फेज 400 वोल्ट। फिर यहाँ पर ये एक फार्मूला मैंने बताया हुआ है, ये आपने याद रखना है, लिख लेना है कि लाइन से न्यूट्रल को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें √3 से तो ये आपको V लाइन टू लाइन दे देगा। मतलब कि अगर आपको V लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज दी हुई है, आप उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये V लाइन टू लाइन वोल्टेज मिल जाएगी आपको। फिर नीचे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि जिस तरह ये देखें, मैं MCQ देता हूँ कि V लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है 230 वोल्ट या कोई वैल्यू है, तो V लाइन टू लाइन निकालें। तो सिंपल 230 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा? 400 वोल्ट, ओके। तो बाकी ये जो है सवाल, द मेन एडवांटेज कि भाई वाई वी प्रेफर 3 फेज ओवर सिंगल फेज, ये सवाल आ सकता है। तो ये आपके पास सारा आंसर लिखा हुआ है कि भाई हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ओवरलोडिंग से बचाते हैं और जो है इससे लोड को डिवाइड करना आसान होता है, इससे हम जो है वो हैवी मशीनरी भी चला सकते हैं, कमर्शियल है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें ये आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर, अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ भी यहाँ पे आते होते हैं।
और यहाँ पर जो सवाल आना है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो ये जो स्टार्ट की लाइंस हैं ये आपने लाइंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक LC सीरीज सर्किट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। इसके अंदर करंट ऑसिलेट करता है। इट इज़ लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम के जिसके अंदर एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो कहता है जी इस तरह के दो आप सर्किट इस्तेमाल करें तो आप मेटल डिटेक्टर बना लेते हैं। तो मेटल डिटेक्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है बीट्स एंड इंडक्शन। दोबारा सुन लो, दोबारा से सुन लें कि मेटल डिटेक्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, बीट्स और इंडक्शन। ओके, अब देखें जी यहाँ पर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों सर्किट्स की आम रूटीन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम, लिहाजा फ्रीक्वेंसी सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बीट नहीं सुनाई देगी। यहाँ पर इनिशियली बीट कितनी है, 0। अब अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही व्हेन द इंडक्टर बी कॉल्ड द सर्च कॉइल comes near a metal object, its inductance L decreases and corresponding oscillator frequency increases. इंडक्टेंस कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो जिसकी वजह से एक डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी आएगा, बीट पैदा होगी। उस बीट को हम एम्पलीफाई करेंगे, बीट को एम्पलीफाई करेंगे तो आपको वो टू 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन लिखी है कि हम इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काम ले सकते हैं। चोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी कह रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में आता है। लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी लाइंस ही MCQ हैं। और यहाँ पे सवाल ये आता है अभी चोक होती क्या है और इसकी एप्लीकेशन बताओ। तो चोक क्या है, चोक हम कहते हैं कि एक स्पेशली डिज़ाइन इंडक्टर है जो AC सर्किट में इस्तेमाल होता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये करंट को लिमिट कर देता है। जो काम रजिस्टर का DC सर्किट में है वही काम चोक का AC सर्किट में है। आप इसको इक्विवेलेंट समझ सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ये बहुत थोड़ी पावर इस्तेमाल करता है, ठीक है, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी है एक चोक। तो आपने ये याद रखना है कि ये एक स्पेशली डिज़ाइन इंडक्टर है जो किस पे चलता है, जो AC सर्किट में चलता है। इसके बाद जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हैं इसको अच्छी तरह से देख लेना है, पढ़ लेना है। इसमें कहा क्या है, कहा यह गया है भाई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब ने यही बात की है। उसने कहा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, स्पेस में ट्रैवल करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट और इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, V = f लैम्डा या C = 1/√μ0ε0। आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम आपको आना चाहिए, यहाँ से बड़े सवाल आते हैं। स्पेक्ट्रम के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो गैमा की होती है और सबसे ज़्यादा रेडियो की होती है। इस तरह हम कहते हैं जी रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, गैमा की कम है। इसी तरह एनर्जी ऑफ गैमा रेस ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमा रेस ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। तो ये आपने याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं है। इस छोटे छोटे MCQs आ सकते हैं इससे रेलेवेंट। इसके बाद जी हमसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि सर ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेरा जवाब है बिल्कुल आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, वेव्स जनरेट कैसे होती हैं, वेव्स को ट्रांसमिट कैसे करना है और वेव्स रिसीव कैसे होती हैं। तो ये 3 पोर्शन है इस सवाल के, तीनों को आपने अलग अलग एक्सप्लेन करना है। तो जनरेशन से रेलिवेंट जो पहला पैराग्राफ है इसमें यह बात समझाई गई है कि अगर एक चार्ज स्टैटिक होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, वो आगे मूव नहीं हो सकती। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा, लेकिन वो फील्ड भी स्टैटिक होगी, वो फील्ड भी आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। हाँ, अगर एक चार्ज ऑसिलेट करेगा, अगर एक ऑसिलेटिंग चार्ज है तो ऑसिलेटिंग चार्ज क्या करेगा, वो आपके सामने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेगा। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ। उसके बाद जी ट्रांसमिटिंग एंटीना बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो वेव्स जनरेट की जाती हैं तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है वही वेव्स की होगी। ये MCQ यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जी इनका रिसेप्शन रिसीव कैसे करना है, तो हम कहते हैं कि LC पैरेलल सर्किट आप ले लें। तो LC पैरेलल सर्किट एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है इस फार्मूले के मुताबिक। तो बिलफर्ज अगर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं 50 हर्ट्ज और बाहर से आने वाली जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो ये सिग्नल रिसीव होना शुरू हो जाएगा।
इसकी छोटी सी मिसाल क्या है? इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जब आप अपना टीवी ट्यून करते हैं तो नीचे फ्रीक्वेंसी बार आ रही होती है, तो जिस टीवी चैनल की फ्रीक्वेंसी आपके टीवी के सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। अब आपने एक सवाल सोचना है अपने माइंड के अंदर कि भाई ये टीवी के अंदर जो सर्किट लगा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती है, तो वो चेंज क्यों होती है? उसका जवाब ये है कि इस सर्किट के अंदर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये वेरिएबल है, ये हर इंस्टेंट पे अपनी वैल्यू चेंज करता है। वैल्यू चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो मल्टीपल सर्किट्स, मल्टीपल चैनल जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप ट्यून कर सकते हो। ओके, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मॉड्यूलेशन ये भी लॉन्ग में आ सकता है। यहाँ पर आपको मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन आना चाहिए, मॉड्यूलेटेड वेव, कैरियर वेव, इनके बारे में पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ये रेलिवेंट, ये एमसीक्यू आना चाहिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि भाई एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो है वो चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है आपके पास सिग्नल की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कैरियर वेव, ये आपने देखना है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंपैरिजन आ सकता है जी, FM AM के दरमियान कंपैरिजन करें तो FM होती है छोटे शहरों के अंदर, मतलब लो रेंज है, फ्रीक्वेंसी हाई है, एनर्जी हाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम है। मतलब आप रेडियो को किसी बिजली के खंभे के नीचे भी ट्यून कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो आराम से हो जाएगा। AM मॉड्यूलेशन जो है ये लॉन्ग रेंज होती है शहरों के दरमियान, ठीक है, कस्बों के दरमियान। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। यही वजह है कि सिग्नल की एनर्जी काफ़ी कम है। एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस काफ़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला चैनल है तो वो आप बिजली के खंभे के नीचे आप ट्यून नहीं कर सकेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद बाकी ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो। 16.2, 16.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5, 6, 9 और 10, मतलब मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये ज़्यादातर आ सकते हैं, लेकिन अगर भाई ये ना है तो उसके लिए एडवांस माफ़ी है क्योंकि मैंने क्या बोला कि हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, पास पेपर एनालिसिस से, कि ये चीज़ें आप कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जो भी बच्चों को हमने गेस्ट बताए हैं वो वैसे ही होते हैं, लेकिन बेटा फिर भी वेरिएशन जो है ये नेचुरल है, तो ये करने सारे ही हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छे कर लीजिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं, तीसरा, चौथा, छठा लाजमी करना है, पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा अगर ये न्यूमेरिकल कर लिया तो, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी करनी है इसकी। तीसरा, चौथा इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। छठा प्रैक्टिस के लिए करना है। उसके बाद 8वां 9वां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 16 का रिव्यू। उम्मीद करूंगा कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें मुख्तसर टाइम में समझा सकूं। कुछ चीज़ पूछनी हो, डिस्कस करनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की हेल्प करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।